वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू एपिसोड। और हम आज रेडियो एक्टिविटी पर आगे डिस्कस करेंगे, आगे उसके कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो कोई एलिमेंट रेडियो एक्टिव कैसे होता है? वो ऐसे होता है कि हम बता चुके हैं पहले कि उसका जो न्यूक्लियस होता है वो अनस्टेबल हो जाता है ड्यू टू द फोर्स अनबैलेंस। ओके, और उससे उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है। तो अब उसका न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है, अनस्टेबल, और वो एलिमेंट रेडियो एक्टिव बन जाता है। जिस एलिमेंट का न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है वो एलिमेंट रेडियो एक्टिव हो जाता है। रेडियो एक्टिव मतलब उसका न्यूक्लियस जो अनस्टेबल है अब वो डिसइंटीग्रेट होकर स्टेबल बनना चाहता है। तो वो न्यूक्लियस कुछ मैटर का और कुछ एनर्जी का लॉस करता है, यानी उनको इमिट्स करता है। ठीक है, जैसे ऐसे समझो कि जैसे थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे बताता हूँ। ये यूरेनियम का न्यूक्लियस है। हम यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी पढ़ रहे हैं तो हमको सिर्फ न्यूक्लियस से मतलब है, इलेक्ट्रॉन आप काउंट नहीं करिएगा। इसमें 92 प्रोटॉन है और बाकी न्यूट्रॉन है। ये अनस्टेबल है, मतलब ये रेडियो एक्टिव है। ये जो न्यूक्लियस है वो रेडियो एक्टिव है, यानी उसका जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल नहीं है, उसमें इंटरनल एनर्जी ड्यू टू द अनबैलेंस फोर्स बढ़ गई है। तो ये जो न्यूक्लियस है यूरेनियम का, ये डीके हो जाएगा रेडियो एक्टिविटी से। जो होता है ना डीके हो जाना, डिसइंटीग्रेट हो जाना, तो डीके हो जाएगा। और मान लो ये बनाता है आपका बाद में 90 थोरियम 234। यूरेनियम से ये थोरियम में बदल गया। ठीक है, थोरियम में बदल गया। तो ये जो इधर जो नया जो ये न्यूक्ली बना इसको बोलते हैं डॉटर न्यूक्ली, और जिससे ये न्यूक्ली बना यानी जो डिसइंटीग्रेट हुआ उसको बोलते हैं पेरेंट न्यूक्ली, पेरेंट न्यूक्ली। तो ये है पेरेंट न्यूक्ली जो कि रेडियो एक्टिव डीके प्रोसेस से दूसरा एलिमेंट बनाता है जिसको बोलते हैं डॉटर न्यूक्ली। पेरेंट न्यूक्ली से रेडियो एक्टिविटी के द्वारा डिसइंटीग्रेशन होकर डॉटर न्यूक्ली बनता है, यानी एक दूसरा न्यूक्ली। निश्चित तौर पर ये न्यूक्ली इससे ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसने कुछ अपनी एनर्जी, इस न्यूक्लियस ने कुछ अपनी एनर्जी और अपना कुछ मैटर मीन्स न्यूक्लियॉन्स, चूँकि न्यूक्लियस में केवल प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सब पाए जाते हैं ना, न्यूक्लियॉन्स और भी होते हैं, प्रोटॉन ही न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, कुछ और भी पार्टिकल्स निकलते हैं। तो उसके चलते इसका मास न्यूक्लियस का घट जाता है और कुछ एनर्जी भी ये न्यूक्लियस निकालता है, जिससे कि निश्चित तौर पर डॉटर न्यूक्ली पेरेंट न्यूक्ली से ज़्यादा स्टेबल हो जाती है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये रेडियो एक्टिव ना हो, डॉटर न्यूक्ली भी रेडियो एक्टिव हो सकता है और वो भी आगे और स्टेबल न्यूक्ली बनाने का प्रयास करेगा। वो भी चाहेगा कि वो भी डीके हो जाए और एक और स्टेबल न्यूक्लियस बने अब वो हो सकता है दूसरे मटेरियल का बने या दूसरे एलिमेंट का बने, क्योंकि प्रोटॉन नंबर चेंज होने से आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। जैसे यहाँ 92 प्रोटॉन थे तो ये यूरेनियम एलिमेंट है, यहाँ 90 हो गए तो ये थोरियम एलिमेंट। ये हो सकता है और डिसइंटीग्रेट हो, ये भी रेडियो
डीके हो जाए तो दूसरा एलिमेंट बने, दूसरे एलिमेंट का न्यूक्ली, वो इससे ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो न्यूक्लियस में या न्यूक्ली में स्टेबिलिटी आती जाती है। इससे ज़्यादा ये स्टेबल न्यूक्ली होगा और इससे ज़्यादा जब ये डीके होगा तो वो न्यूक्ली होगा। ठीक है, लेकिन ये जो प्रोसेस होता है, मतलब एक न्यूक्ली से दूसरे न्यूक्ली में डीके होने का, ये आप जानते हो कैसे होता है। ये लॉस ऑफ न्यूक्लियॉन या कह लो कि न्यूक्लियॉन के इमिशन से और एनर्जी के इमिशन से होता है, जिसको जनरली हम बोलते हैं अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके। अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके, ये आप जानते हैं। कोई न्यूक्ली जो अनस्टेबल होता है यानी जो रेडियो एक्टिव है, वो अल्फा बीटा और गामा को इमिट करके, इनको निकाल के ज़्यादा स्टेबल न्यूक्ली बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, ये क्या है, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी बस ये बताना ज़रूरी था कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। रेडियो एक्टिविटी के द्वारा एक अनस्टेबल न्यूक्ली मोर स्टेबल न्यूक्ली में कन्वर्ट होने की कोशिश करता है। ठीक है, उस दौरान अगर उसके प्रोटॉन नंबर यानी न्यूक्लियन का कुछ ऐसा इमिशन हुआ कि अगर प्रोटॉन नंबर चेंज हो जाते हैं तो वो दूसरे मैटर में बदल जाता है। जैसे ये यूरेनियम डिसइंटीग्रेट होकर थोरियम में बदल गया, प्रोटॉन नंबर चेंज हुए तो ये दूसरा मैटर ही बन गया। ठीक है, दूसरा एलिमेंट का न्यूक्ली बन गया। अब हम अल्फा बीटा और गामा डी के डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, पेरेंट और डॉटर न्यूक्ली का याद रखना, जो डिसइंटीग्रेट होता है उसको पेरेंट बोलते हैं, और डिसइंटीग्रेशन के बाद यानी रेडियो एक्टिव डीके प्रोसेस के बाद जो नया न्यूक्ली बनता है उसको डॉटर न्यूक्ली कहते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। रेडियो एक्टिव डीके प्रोसेस में जैसे कोई एक हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है X, उसमें मान लो Z प्रोटॉन है और टोटल मास नंबर A है, ये न्यूक्ली है ओनली। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन की तरफ बिल्कुल ध्यान मत देना, उसकी बातें यहाँ नहीं हो रही हैं। ये रेडियो डीके हुआ, मतलब ये रेडियो एक्टिव डीके प्रोसेस से गुजरा, डिसइंटीग्रेट हुआ और एक नया कोई न्यूक्ली बनाता है ऐसे, और कुछ पार्टिकल इमिट करता है, जैसे अल्फा बीटा ये पार्टिकल इमिट करता है और एनर्जी इमिट करता है। समझ गए, मतलब रेडियो एक्टिव एक प्रोसेस है प्लस इमिटेड पार्टिकल प्लस एनर्जी। एनर्जी को यहाँ गामा लिख दे, इससे लिखते हैं गामा। गामा में गामा फोटॉन को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो प्लस एनर्जी। तो ये एक रेडियो एक्टिव डीके प्रोसेस हो गई। रेडियो एक्टिव प्रोसेस क्या होता है, सेल्फ डिसइंटीग्रेशन होता है, यानी कोई न्यूक्ली खुद डीके होता है, खुद ही टूटता है। जैसे ये न्यूक्ली अल्फा पार्टिकल को निकाल दे तो खुद ही निकालता है, मतलब सेल्फ डिसइंटीग्रेशन होता है रेडियो एक्टिव डीके प्रोसेस। याद रखना हमेशा सेल्फ डिसइंटीग्रेटेड होता है। तो किसी भी रेडियो एक्टिव प्रोसेस में या रेडियो एक्टिव डीके में कुछ कंजर्वेशन लॉज हमेशा काम करते हैं। कौन कौन से काम करते हैं? नंबर 1,
रेडियो एक्टिव प्रोसेस में, रेडियो एक्टिव डीके प्रोसेस में कुछ लॉज जो कंजर्वेशन के हैं वो हमेशा काम करते हैं। उसमें पहला है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी डीके के पहले, रेडियो एक्टिव डीके के पहले जो न्यूक्ली है उस पर चार्ज, और रेडियो एक्टिव डीके होने के बाद जो नए जो न्यूक्ली जो बनेंगे और जो पार्टिकल इमिट हो जाएगा उसको मिला के चार्ज सेम रहेगा। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज रूल होल्ड करता है, ये रूल इसमें लागू होता है। नंबर 2, कंजर्वेशन ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। ये कैसे होल्ड करेंगे हम लोग आगे इनको अप्लाई करके देखेंगे, चेक करके देखेंगे। कंजर्वेशन ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, यानी टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। न्यूक्लियंस याद रखना, न्यूक्लियंस क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं, जो न्यूक्लियस में रहते हैं उनको न्यूक्लियंस बोलते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर आप कंबाइंड रूप से बोलो तो वो न्यूक्लियंस है। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियंस यानी रेडियो एक्टिव डीके प्रोसेस में, रेडियो एक्टिव डीके कहो या डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस में जो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस हैं वो बिफोर और आफ्टर कांस्टेंट रहते हैं, सेम रहते हैं। नंबर 3, कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। ध्यान रखना, मास कंजर्व नहीं होता है और एनर्जी भी कंजर्व नहीं होती है, लेकिन मास और एनर्जी दोनों मिला के कंजर्व रहता है पूरे प्रोसेस में। और यहाँ पर ये आइंस्टीन का इक्वेशन लागू होता है, जानते हैं ना। अभी यहाँ पर हम रेस्ट मास नहीं कहते हैं क्योंकि मोशन करते हैं, तो अब ये रेस्ट मास और काइनेटिक मास में अंतर होता है वो आइंस्टीन थ्योरी में। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम सिंपली ऐसे लिख देते हैं, आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी ये रूल होल्ड करता है, कंजर्व रहती है मास एनर्जी मिल के अलग अलग नहीं। मास डिफर हो सकता है पूरे प्रोसेस में, रेडियो एक्टिव डीके के बाद जनरली मास गिर जाता है, मास कम हो जाता है, लेकिन जो मास लॉस हो जाता है प्रोसेस में, जो मास लॉस होता है ना, उसके इक्विवेलेंट हमको एनर्जी मिल जाती है। तो कंजर्वेशन ऑफ मास प्लस एनर्जी दोनों का मतलब कंबाइंड। नंबर 4, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कैसे? रेडियो एक्टिव डीके प्रोसेस एक सेल्फ डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस है। ठीक है, तो यानी उस पर बाहरी फोर्स काम नहीं कर रहा है, जो कुछ हो रहा है उस न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है, उस न्यूक्लियस को एक्सटर्नल फोर्स नहीं मिल रहा है। तो क्या होता है कि जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं मिलता है तो लीनियर मोमेंटम बिफोर इवेंट और आफ्टर इवेंट सेम रहता है, ये आप जानते हो, लीनियर मोमेंटम कॉन्सेप्ट ही है। और नंबर 5, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम।
एंगुलर लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ बिकॉज वही बात कि रेडियो एक्टिव जो डीके प्रोसेस है, ठीक है, वो सेल्फ डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस है, उस पर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगाते, वो खुद में एक प्रोसेस है। तो उस प्रोसेस में एक्सटर्नल किसी प्रकार का टॉर्क लगाने की ज़रूरत नहीं है या उसकी आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर लीनियर लगाते भी नहीं हैं और उसकी आवश्यकता भी नहीं है, वो सेल्फ है। तो यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर लीनियर मोमेंटम भी होल्ड करता है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर लीनियर मोमेंटम एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है और इसकी खोज से इसके एप्लीकेशन से एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्टिकल जिसको बोलते हैं न्यूट्रिनो, उसकी खोज मतलब होने से पहले ही उसको पता चल गया था कि ऐसा पार्टिकल दुनिया में होना चाहिए, वर्ल्ड में, यूनिवर्स में होना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर लीनियर मोमेंटम अगर होल्ड करता है तो उससे ये पहले ही पता चल गया था कि ऐसा पार्टिकल यूनिवर्स में है। हालांकि खोज बहुत दिनों में बाद में हुई, लेकिन पता चल गया था। तो किसी भी रेडियो एक्टिव डीके प्रोसेस में ये 5 लॉज होल्ड करते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? देखो, ये तो मैंने आपको ऐसे समझा दिया है। इनको हम चेक करते रहेंगे बीच बीच में, ताकि आप समझ जाएं कि हाँ भाई ये रूल फॉलो होता है। इसको कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि मास एनर्जी कॉन्सेप्ट है कि अगर कहीं मास लॉस होता है रेडियो एक्टिव प्रोसेस में तो इक्विवेलेंट एनर्जी पैदा होती है। वो हम AMU कॉन्सेप्ट, एटॉमिक मास यूनिट कॉन्सेप्ट में इसका एप्लीकेशन देख चुके हैं, है ना। ये हम चेक कर लेंगे। ये तो हम ऑब्जर्वेशन से जान ही गए हैं कि ये दोनों होल्ड करते हैं। ये दोनों हम चेक कर लेंगे जब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अब हम अल्फा डीके पढ़ना शुरू करेंगे। अल्फा डीके एक अनस्टेबल रेडियो एक्टिव, कह लो अनस्टेबल न्यूक्लियस मीन्स रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस, वो स्टेबल होने के लिए अल्फा डीके करता है। अल्फा डीके यानी अल्फा पार्टिकल के रूप में थोड़ा मास और एनर्जी अपनी निकालता है। तो जिससे क्या होता है कि वो स्टेबल होने का कोशिश करता है कि वो रेडियो एक्टिव ना रह जाए। हर रेडियो एक्टिव मटेरियल का ये ख्वाहिश होता है, उसके न्यूक्लियस का एक ख्वाहिश होता है कि वो रेडियो एक्टिविटी से ख़त्म होकर एक स्टेबल नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट का न्यूक्ली बन जाए। ठीक है, तो उसके लिए वो अल्फा बीटा पार्टिकल और ये गामा एक एनर्जी फॉर्म है, ये सब निकालते हैं वो कि भाई हमको स्टेबल होना है, हमको रेडियो एक्टिव नहीं रहना है। ठीक है, तो चलते हैं, पढ़ते हैं आगे अल्फा डीके नेक्स्ट एपिसोड में। इतना समझ में आ गया आपको? चलो नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं।